हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हैं और मेरी आवाज़ में अपनी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज फिर मैं आपके लिए एकदम सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इन कहानियों में। मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बात शुरू होती है एक शाम से, जब मैं अपने काम से वापस घर आया। दरअसल मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था और कई बार घर पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो जाती थी। घर में मुझे मिलाकर कुल 4 लोग थे। फ्लैट बड़ा था तो हर एक को अपना अपना एक कमरा मिल गया था। एक रात जब मैं काम से लौटा तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। थकान की वजह से मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। धीमी सी रोशनी के साथ मेरी आंखें थोड़ा सा खुली। वो रोशनी बहुत कम थी और दीवार पर लगे शीशे से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। मैं उल्टा लेटा हुआ था। मेरा चेहरा दरवाजे से उलट दूसरी दिशा में था। मुझे याद था कि मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, पर कब किया था ये याद नहीं था। अब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका हूँ। सिर्फ मेरी आंखें हिल पा रही थी, पर मेरे सामने बस एक दीवार थी। वो रोशनी कुछ पलों के लिए ही थी। अब कमरे में अंधेरा था और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में है। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। मैं आंखें बंद नहीं कर सकता था क्योंकि तब मेरा दिमाग मुझे डरावने चेहरे दिखाने लगता। अब मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और साथ ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बहुत धीरे धीरे सांस ले पा रहा था ताकि कमरे में होने वाली कोई भी छोटी से छोटी हलचल मुझे सुनाई दे, पर फिर भी मुझे सिर्फ अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई बिस्तर पर धीरे से बैठ रहा हो। मेरा शरीर पसीने से भीगने के बाद ठंडा पड़ रहा था। अब मैं अपने ही शरीर में कैद सा था। मैं चिल्लाना चाहता था, तेज़ी से उठकर भागना चाहता था या कम से कम बिस्तर से नीचे उतरना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे अंग बहुत भारी हो गए हों। सांस की आवाज़ थोड़ी और गहरी हो गई थी क्योंकि अब कमरे में सिर्फ मैं ही सांस नहीं ले रहा था। दीवार पर लगा क्लॉक अब टेढ़ा होने लगा और तभी मेरे सीने में भारी दर्द हुआ और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और हर चीख के साथ मैं हल्का महसूस कर रहा था। मैं 4-5 बार चिल्लाया और तभी मेरे फ्लैटमेट्स ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और मुझे आवाज़ें देने लगे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और उनके पूछने पर दीवार पर उल्टी हुई घड़ी को देखते हुए बताया कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच है। मैं केवल 13 साल का था जब ये घटना हुई थी। मैं मिड सितंबर की छुट्टियों में गांव अपनी दादी के पास गया था। एक दिन मेरे अंकल और मैं आग जलाने के लिए पास के जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ रहे थे। अंधेरा हो रहा था और धूल भरे रास्ते पर हमारी जीप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स उड़ती हुई धूल को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी ऐसा एहसास हुआ कि गाड़ी के पास से कोई गुजरा और इसके कुछ पलों के बाद ही एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में फैल गई। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर कुछ देख पाता, मेरे अंकल चिल्लाए, पीछे मत देखना। मैं एकदम से रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल गले से बाहर आ जाएगा। जब मैंने जीप की खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ सुनी तो मेरे अंकल ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और ऊंची आवाज़ में भगवान से प्रार्थना करने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद जीप झटके खाने लगी और तभी अंकल बोले, मेरी तरफ देखो, पीछे मत देखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। गाड़ी रुक चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था और चाहता था कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। अब सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकी हुई थी और आसपास सिर्फ अंधेरा और पेड़ ही थे। सड़क पर केवल जीप की हेडलाइट्स की रोशनी थी और बाहर ठंड थी, पर गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्माहट थी। बाहर डरावना सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ रही थी अंकल के मुंह से निकलने वाली प्रार्थनाएं। उनके हाथ में अब कोई लॉकेट था
जो शायद उन्होंने गाड़ी बंद होने के बाद निकाला था। उस सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी थी, क्योंकि गांव और जंगल के पास होने की वजह से उस सड़क से मुश्किल से ही कोई गुजरता था। अंकल की आंखें बंद थी क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ सामने देख रहा था, उस सुनसान सड़क की तरफ, जहाँ से मुझे लग रहा था कि अब कोई अनजान चीज़ अचानक आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। समय बीतने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अंकल की प्रार्थनाओं की आवाज़ धीमी और धीमी होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी प्रार्थनाओं की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। अब गाड़ी में भी ठंड बढ़ रही थी। मुझे वहाँ हम दोनों के सिवाय किसी और की भी उपस्थिति महसूस हो रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि सब धुंधला हो रहा था। मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था और दिल की धड़कन पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। और फिर धीरे धीरे सब गायब सा हो गया। जीप सुनसान सड़क पर चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पहले से कम अंधेरा था। शायद आसपास के पेड़ों के कम होने की वजह से, क्योंकि जंगल पीछे रह गया था। गाड़ी में अब पहले जैसी गर्माहट थी और रेडियो से प्रार्थनाओं की धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें बोल रहा हो। मैं अपनी सीट पर बैठा रेडियो को घूर रहा था। अंकल ने मुझे देखकर कहा, मैं तुम्हारी दादी से कहूँगा कि हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि वो दुष्ट हमारे चेहरों को भूल जाएं। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उन पुरानी प्रार्थनाओं को सुनता रहा जो रेडियो पर चल रही थी, जब तक कि हम दादी के घर नहीं पहुंच गए। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं यूपी के गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ वो मेरी बुआ के लड़की के साथ हुआ था। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। एग्ज़ाम से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के करीब 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर येस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक अंगुली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज़ हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियाँ डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्माओं से नुकसान पहुँचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ आए तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गईं और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ीं। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली।